चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। और पहला क्वेश्चन है हमारा, इट वुड बी बेनिफिशियल टू डेवलप सस्टेनेबल वेज टू मीट द ग्रोइंग एनर्जी डिमांड इन इंडिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट बाय गिविंग सस्टेनेबल आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो पूछा है वो ये है कि इट वुड बी बेनिफिशियल टू डेवलप सस्टेनेबल वेज टू मीट द ग्रोइंग एनर्जी डिमांड। हमें सस्टेनेबल वेज बताने हैं कि जो हमारी एनर्जी की जो बढ़ती डिमांड है उसको कैसे टैकल किया जाए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे मेंशन करेंगे लिमिटेड एंड एग्जॉस्टेबल कन्वेंशनल सोर्स। ठीक है, जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेस है वो कैसे है, वो एग्जॉस्टेड है, लिमिटेड है। देखिए जितना भी इंडिया में एनर्जी रिसोर्स है, जैसे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सब नॉन रिन्यूएबल हैं, इनको हम रीजनरेट नहीं कर सकते और ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे और ये खत्म धीरे धीरे हो रहे हैं। द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ दीज रिसोर्स टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर। अब इनका फॉर्मेशन जो है वो लाखों साल ले लेता है, बट दे आर बीइंग कंज्यूम्ड मच फास्टर। इन्वायरमेंटल कंसर्न, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज एयर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन। अब इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है कि जैसे अगर हम ज्यादा कोयले को जलाएंगे, ज्यादा पेट्रोल को जलाएंगे तो क्या होगा, ये एक कार्बन को एमिट करने का जो रेट था उससे ज्यादा एमिट कार्बन को करते हैं। और जब ये ज्यादा एमिट करते हैं तो क्या होगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, मीथेन का ज्यादा अगर हम एमिशन करते हैं तो उससे एसिड रेन वगैरह हो जाती है। ठीक है, सल्फर का ज्यादा एमिशन करते हैं, सल्फर मीथेन और ये एक दो कंपोनेंट और होते हैं, वो जाकर के एसिड रेन को बताते हैं कि हाँ भाई इसकी वजह से एसिड रेन होती है, लीडिंग टू सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर, विंड एंड बायोगैस आर क्लीन एंड इको फ्रेंडली। अब जो सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, बायोगैस एनर्जी हो गया, दे ऑल आर क्लीन एंड क्लियर एंड इको फ्रेंडली। एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया इंपोर्ट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब इंडिया करता क्या है कि इंडिया में देखो पॉपुलेशन 140 करोड़ की, हर घर में 2 या 3 बाइक है, सबको मोटरसाइकिल में पेट्रोल की जरूरत है, तो क्या करता है, पेट्रोल और नेचुरल गैस को बाहर से इंपोर्ट करता है। डेवलपिंग रिन्यूएबल सोर्सेज विल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स एंड स्ट्रेंथन द कंट्रीज एनर्जी सिक्योरिटी। अब अगर हम अपने यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को डेवलप कर लेंगे तो हमारी जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट के ऊपर वो हमारी खत्म हो जाएगी। जैसे सबसे बड़ा अभी क्राइसिस चल रहा है यूएस, रशिया और इंडिया के बीच में। इनके बीच में क्या कि रशिया बोल रहा है हमारे साथ तेल लो, इंडिया तेल ले भी रहा था, इंडिया ने धीरे धीरे तेल को कम कर दिया। अब यूएस बोल रहा है कि तुम रशिया से तेल लेना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम टैरिफ लगा देंगे। तो इंडिया को मजबूरी में बंद करना पड़ा, तो वो डिपेंडेंसी है। दूसरा कि जितना ज्यादा हम चीजों को इंपोर्ट करेंगे उतना हमारा फॉरेन जो रिजर्व है वो हमारा खत्म होगा। ठीक है, तो दिस स्ट्रेंथन द कंट्रीज एनर्जी सिक्योरिटी। And next point is economic development. Non-conventional sources such as solar and wind energy have low recurring cost. Once established, promoting these will create a new employment opportunities and support rural electrification. अब देखो क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो है ये कैसे, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, इनके साथ क्या होता है कि लो रिकरिंग कॉस्ट होती है, कि एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अगर एक बार इन्वेस्टमेंट हो गई तो फिर इसमें कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं आएगी। फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज दैट फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो हैव एक्सेस टू एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। देखो एनर्जी को सेव करना, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, वही हमारा एनर्जी प्रोडक्शन है। सो प्रोमोटिंग एनर्जी कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट यूज सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज एनर्जी अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एनर्जी कैसे एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो जैसे अभी हमने बताया कि हम अगर इसमें कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के कंपैरिजन में नॉन कन्वेंशनल सोर्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को अगर हम अपने यहाँ जनरेट कर लेते हैं तो हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट के ऊपर, या जो डिपेंडेंसी है कन्वेंशनल सोर्सेस के ऊपर, वो हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब उससे क्या होगा कि हमारा फॉरेन रिजर्व अच्छा हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन इन्होंने किया है एनर्जी इज फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज इट पावर इंडस्ट्रीज। एनर्जी देखो इंडस्ट्री को भी पावर दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन को भी पावर दे रहा है, कम्युनिकेशन और डेली लाइफ को भी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में देखिए क्या है, इंडस्ट्रीज रिलाई ऑन एनर्जी टू ऑपरेट मशीनरी मैन्युफैक्चर गुड्स। इंडस्ट्रीज जो है मेनली रिलाई करती है एनर्जी के ऊपर, क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन करना होता है, उन्हें गुड्स बनाने होते हैं, प्रोसेस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना होता है। विदाउट अ स्टेबल एनर्जी सप्लाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस हिंडरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। Infrastructure development, energy is essential for building and maintaining infrastructure such as road, bridges and buildings. Construction equipments and materials production depend heavily on energy. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड। अब एनर्जी फ्यूल्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एनर्जी क्या करती है, देखो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को चलने के लिए एनर्जी ही चाहिए, चाहे गाड़ी चलाओ, गाड़ी इन द सेंस कार चलाओ, बस चलाओ, ट्रक चलाओ, सब में एनर्जी चाहिए, इंक्लूडिंग कार, ट्रक, बसेस, इनेबलिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। अब इनकी वजह से क्या होता है, लोग इधर से उधर जाते हैं। Efficient transportation networks are vital for trade and commerce, which are key component of economic development. Technological advancement,
Modern technologies, including computers, telecommunications, medical equipment, require energy to function. Technological innovations drive productivity and economic growth, making energy indispensable. Next question is, why is the conservation of conventional sources of energy significant? Conventional sources of energy जो significant क्यों है? और दूसरा क्वेश्चन इसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, why is it necessary to adopt non conventional sources of energy? तो जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी उसको अडॉप्ट करना, तो ये दोनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है, दोनों का आंसर लगभग लगभग एक ही होगा, इसमें मेंशन कर सकते हैं, ये पूछे अलग अलग साल में गए हैं। तो आंसर लिखेंगे, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टिबल इन नेचर। जो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी वो कैसे नॉन रिन्यूएबल है, एग्जॉस्टिबल है, अगर एक बार खत्म हो गए दोबारा उनको रीजनरेट नहीं कर सकते, दिस विल टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू रिक्रिएशन। दे रिजर्व्स आर लिमिटेड, उनके जो रिजर्व्स है वो लिमिटेड है, मे गेट एग्जॉस्टेड सून, और वो एग्जॉस्ट भी हो जाएंगे, अगर जिनको ज्यादा यूज कर देंगे तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक टाइम पे। टू मीट द ग्रोइंग एनर्जी डिमांड सस्टेनेबली वी मस्ट यूज रिन्यूएबल अल्टरनेटिव सच एज सोलर, विंड एंड बायोगैस। कन्वेंशनल सोर्सेज कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ दीज फ्यूल्स लीड्स टू एयर पॉल्यूशन, global warming, ecological imbalance. Conserving them reduce environmental damage and helps maintain a clean and sustainable environment. While non-conventional sources are clean and pollution free, जबकि जो non-conventional sources है वो कैसे clean है और pollution free है, reducing problems like air pollution and global warming. They ensure सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर फ्यूचर। अब देखिए जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी वो कैसे क्लीन है और पॉल्यूशन फ्री है, उनमें कोई भी हमारा इन्वायरमेंट का लॉस नहीं हो रहा है। इवन हम सन की एनर्जी से ही जो सन की जो सन रेज आ रही है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट से हम एनर्जी को बना रहे हैं, विंड जो चल रही है उससे एनर्जी को बना रहे हैं। तो इसमें एयर पॉल्यूशन होना, ग्लोबल वार्मिंग होना, ये बात ही नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी चैप्टर से, मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। मिनरल्स जो है वो हमारी लाइफ का इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, तो इसका आंसर होगा मिनरल्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। अब देखिए मिनरल्स का यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है। मिनरल्स आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में अपनी टेक्स्ट बुक में कि मिनरल्स दो तरीके के होते हैं, मेटलिक मिनरल्स और नॉन मेटलिक मिनरल्स। सॉरी। तो मिनरल्स अगर हम देखें तो मिनरल्स हमारी डेली लाइफ में यूज हो रहा है, बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग में मिनरल्स यूज हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में घर के जो लकड़ी वगैरह के जो फर्नीचर लगते हैं, लकड़ी तो मिनरल में नहीं आएगी, लेकिन लकड़ी को सपोर्ट करने के लिए जो लोहे के एंगल लग रहे हैं वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, वो फर्नीचर का पार्ट है, वो पूरा का पूरा मिनरल से बन रहा है। ठीक है, घर में पत्थर लग रहा है, ग्रेनाइट लग रहा है, ये मिनरल है, सच एज आयरन ओर फॉर स्टील। मिनरल्स आर यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मिनरल्स का यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, सच एज डीजल और पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, व्हाटएवर इट इज। मिनरल्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज लिथियम फॉर बैटरीज एंड कॉपर फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग। अब मिनरल्स का यूज कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में हो रहा है, जैसे लिथियम बैटरीज बन जाती है, कॉपर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो जाती है, जैसे आपके जो एसिड वाली बैटरी आती है उसमें लेड लगता है। मिनरल्स आर यूज्ड इन एवरीडे आइटम्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर फॉर ज्वेलरी। अब मिनरल्स जो है, मिनरल्स का हम ज्वेलरी वगैरह बनवा लेते हैं, गोल्ड और सिल्वर, घरों में इसका डोमेस्टिक एवरीडे आइटम्स में हम यूटेंसिल मेंशन कर सकते हैं, स्टील के बर्तन। ठीक है, अब एक लास्ट चैप्टर है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यहाँ पे हमने सिर्फ एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन है, जैसे एनटीपीसी का रोल पूछ दिया जाता है कि एनटीपीसी कैसे काम कर रही है, एनटीपीसी ने क्या क्या स्टेप्स लिए वो अपने इन्वायरमेंट हार्म ना हो। ठीक है, और या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल डिजास्टर कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर कैसे हुआ, ये मतलब इससे हम कैसे बच सकते हैं, या ये किस तरीके से एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं, तो वो सब बेसिक क्वेश्चन है, वो सब आप लोग कर लोगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच अदर, एक्सप्लेन। अब देखिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोरिलेटेड, सॉरी इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट कैसे, कि अब जैसे एग्रीकल्चर है, इंसान खेती करेगा, तो खेती को आसान बनाने के लिए मॉडर्न टेक टूल्स चाहिए। ठीक है, ट्रैक्टर चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए, वो सारे के सारे काम बनेंगे इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री रिलाई करती है रॉ मटेरियल के ऊपर। ठीक है, तो वो जैसे मैंने शुगर इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया था अभी पिछले स्लाइड में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया, तो वो रिलाई करते हैं किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। स्पाइस इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी रिलाई करती है आपके एग्रीकल्चर के ऊपर। तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इंडस्ट्री प्रोवाइड बेसिक इन्फ्रा टू द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड वाइस सर्विस। एग्रीकल्चर भी रॉ मटेरियल दे रहा है इंडस्ट्री को, while agriculture provide raw material to the industry like sugarcane for sugar industry, cotton, jute and silk for textile industry. Both sectors generate jobs. Agriculture supports rural livelihood, while agro-based industry employ both rural and urban workers. Interdependence of agriculture and industry drive economic growth by ensuring a steady supply of raw materials and market.
अब देखो, दोनों के दोनों सेक्टर क्या कर रहे हैं, जॉब को जनरेट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर अगर रूरल एरिया में जॉब को क्रिएट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, तो वहीं एग्री जो ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो अर्बन लेवल पे आपके जॉब को बढ़ा रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा कर रहा है। ठीक है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है। और सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल मार्केट्स का सब पूरा सही से होता रहेगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।